This call is now being recorded. ठीक है, देखो लास्ट टाइम पे हम लोगों ने ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर तक कंप्लीट कर लिया था, है ना। ये शायद H2SO3, H2SO4, H2S2O8 और H2S2O7 जिसको ओलियम बोलते हैं, ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था लास्ट टाइम पे। तो मैंने बोला था कि फिर सल्फ्यूरिक एसिड से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो ग्रुप नंबर 16 के अंदर जो हमारा है वो सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड बचा हुआ है। फिर ग्रुप नंबर 17 और 18 वो हमारे पढ़ने के बाकी हैं। तो फटाफट देखते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का प्रिपरेशन, उसकी प्रॉपर्टीज, उसके यूजेस वगैरह देखते हैं जिस तरह से हम लोग करते हैं। ठीक है, देखो सल्फ्यूरिक एसिड, अभी आप टिक मार्क करना चालू करो फटाफट। सल्फ्यूरिक एसिड का प्रिपरेशन जो होता है वो होता है कांटेक्ट प्रोसेस से। इस प्रोसेस का नाम है कांटेक्ट प्रोसेस। 3 स्टेप्स होते हैं इसके अंदर और काम के हैं, इंपॉर्टेंट है ये। सबसे पहले हमने सल्फर लेना है या कोई भी सल्फाइड और लेना है। जैसे ZnS जिंक सल्फाइड है, तो वो सल्फाइड के फॉर्म में और प्रेजेंट है। सल्फर तो उसके अंदर भी होता है, मतलब उसको एयर के प्रेजेंस में अगर बर्न करते हैं तो सल्फर अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है सल्फर डाइऑक्साइड में। सल्फर का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ में होगा, वो सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, बाद में नेक्स्ट स्टेप होती है कि सल्फर डाइऑक्साइड जो आपको मिला है उसे आप सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट करें बाय रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ में सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शन कराएं और वो अपने आप को सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट कर ले। और यहां पर हम लोग को कॉन्टेक्ट प्रोसेस के अंदर जो कैटलिस्ट यूज करना होता है वो आपका होता है वेनेडियम पेंटॉक्साइड। ठीक है, अब आपका SO3 तो बन चुका है। ठीक है, अब SO3 को अगर H2O के अंदर डिसॉल्व करेंगे, SO3 को अगर H2O के अंदर पास करेंगे तो वो बन जाता है H2SO4। ठीक है, और फिर ये जो SO3 है उसका कॉम्बिनेशन H2SO4 के साथ में होगा तो वो बनता है H2S2O7 जिसे हम लोग बोलते हैं ओलियम। देखो ये जो H2S2O7 है वो एक्चुअली प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ही होता है। अगर आप कहीं पर रिएक्शन में H2S2O7 को यूज करते हो, H2S2O7 को यूज करते हो तो उसके अंदर से सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस निकल जाती है और वहां पर H2SO4 ही बन जाता है। मतलब वहीं पे बनता है और वहीं पे रिएक्ट करता है, तो कोई इम्प्योरिटी का चांसेस नहीं होता है। तो H2S2O7 जो ओलियम है दैट इज नथिंग बट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ओनली। ठीक है, तो 3 स्टेप्स हैं इसके अंदर। पहला है कि सल्फर को आप सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करो। दूसरा, सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट करो। फिर उसके बाद में SO3 की रिएक्शन H2SO4 जो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है उससे कंबाइन करके आप उसको H2S2O7 में कन्वर्ट कर दो। सर H2SO4 कैसे बनेगा? तो SO3 की रिएक्शन पानी से जब होती है तो H2SO4 बन जाता है। ठीक है बेटा, तो ये 3 स्टेप्स आपको कांटेक्ट प्रोसेस के याद करने हैं और इसको आपको बहुत इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, काफी बार पूछा गया है। मेरे हिसाब से सल्फ्यूरिक एसिड है ना अपने सिलेबस में, है कि नहीं है? मतलब एक्सक्लूडेड में है कि इंक्लूडेड में है? मेरे हिसाब से तो है, शायद सल्फ्यूरिक एसिड रखा है उन्होंने। कांटेक्ट प्रोसेस इंपॉर्टेंट प्रोसेस है बेटा। ठीक है, देखो जो मैंने आपको बताया कि SO2 और O2 की रिएक्शन से SO3 बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटॉक्साइड। ठीक है, डेल्टा H0 ऑफ द रिएक्शन इसकी कितनी होती है? -196.6 किलो जूल्स पर मोल। देखो आपको ये वैल्यू को याद रखने की जरूरत नहीं है कि -196.6 है, लेकिन आपको कम से कम इतना पता होना चाहिए कि ये वैल्यू होती है नेगेटिव। मतलब जो प्रोसेस होती है वो कैसी होती है बेटा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक्सोथर्मिक मतलब हीट रिलीज होती है इसके अंदर। तो अब हम लोग बोलते हैं कि अगर इस प्रोसेस के अंदर हीट रिलीज होती है
तो इस प्रोसेस को करवाने का फेवरेबल कंडीशन क्या होगा? तो हम लोग बोलेंगे लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर शुड बी द फेवरेबल कंडीशन। ठीक है, क्यों सर? अगर बाहर का क्लाइमेट ठंडा रहेगा तो वो जो हीट रिलीज करता है वो इजीली एक्सचेंज हो जाएगी, और हीट जितना एक्सचेंज होगी उतना ही रिएक्शन ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। है ना, ये हम लोगों ने ली चैटिलियस प्रिंसिपल जब इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ा था तो उसके अंदर हम लोगों ने ये बातचीत करी थी कि अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो लो टेम्परेचर करने से वो फॉरवर्ड में भागेगी, और अगर प्रोसेस एंडोथर्मिक है तो हाई टेम्परेचर करने से वो फॉरवर्ड में भागेगी। अब ये एक्सोथर्मिक है तो आप सोच सकते हो ना बेटा कि उसको हीट को रिलीज करना है, तो बाहर का क्लाइमेट ठंडा होगा तो उसके लिए अच्छा है ना, वो इजीली हीट को रिलीज कर पाएगी। ठीक है, बस ये कहना चाह रहे हैं। और देखो, हाई प्रेशर भी इसका फेवरेबल कंडीशन है। हाई प्रेशर क्यों सर? देखो, अगर मैं हाई प्रेशर करता हूं तो सिस्टम क्या बोलेगी कि मुझे लो प्रेशर करना है। अकॉर्डिंग टू ली चैटलियस प्रिंसिपल, जिस तरह से मैं बिहेव करता हूं उसका ऑपोजिट रिएक्शन बिहेव करती है। तो हाई प्रेशर मैं करूंगा तो सिस्टम बोलेगी मैं लो प्रेशर करूंगी, और लो प्रेशर करने के लिए नंबर ऑफ मोल्स को कम करना पड़ता है, और रिएक्टेंट साइड पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस 3 है और प्रोडक्ट साइड पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस 2 है। ठीक है, तो प्रेशर को कम करने के लिए रिएक्शन को अपने मोल्स कम करने पड़ेंगे, और मोल्स कम हो रहे हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ H2SO4 बाय कांटेक्ट प्रोसेस का जो मेन स्टेप होता है वो ये होता है, और इस स्टेप को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा से ज्यादा पुश करने के लिए जो फेवरेबल कंडीशन होती है वो होती है आपकी लो टेम्परेचर के साथ में हाई प्रेशर। बोलो, बराबर है? समझ में आ रही है बात आपको? टेम्परेचर कम करना है तो ऐसा ही नहीं कर देना है कि वो रिएक्शन ही ना हो पाए। तो प्रेशर कितना, तो 2 बार रखा जाता है, और टेम्परेचर कितना, 720 केल्विन रखा जाता है। तो ये आपको प्रेशर और टेम्परेचर की वैल्यू याद रखनी पड़ती है। बोलो, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में आइडिया क्लियर हुई, किस तरह से करना है? चलो बोलो फटाफट। यस सर। है ना, सल्फर से सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राइऑक्साइड, और सल्फर ट्राइऑक्साइड H2SO4 पे ही एडजॉर्ब होके H2S2O7 मतलब ओलियम बना के रहता है। ओलियम इज नथिंग बट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ओनली। जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है वो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ SO3 वाला स्टेप होता है, और उसके लिए लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर जो है वो फेवरेबल कंडीशन है। 2 बार और 720 केल्विन, ये वैल्यू अगर याद रख सको तो अच्छी बात है बेटा। ठीक है, ये पूरा का पूरा आपको फ्लो डायग्राम बना के दिया हुआ है कि यहाँ पर सल्फर प्रेजेंट है। ठीक है, डायग्राम तो आपको नहीं आएगा बेटा, लेकिन फिर भी सल्फर है, एयर हमने पास करी, सल्फर डाइऑक्साइड बना, इम्प्योर है, ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, आगे पास हुआ, यहाँ से वाटर स्प्रे हम डाल रहे हैं ताकि इम्प्योर वेस्ट वाटर यहाँ से बाहर निकल जाए, फिर वो आगे पास हुआ, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के स्प्रेज मार रहे हैं हम लोग ताकि वेस्ट एसिड यहाँ से निकल जाए, फिर सल्फर डाइऑक्साइड और O2 की रिएक्शन और हो रही है, फिर आगे चल के वो सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ, बीच में हम लोगों ने वेनेडियम पेंटॉक्साइड को एज अ कैटलिस्ट यूज किया, और बाद में फिर उसके बाद में H2SO4 में से पास किया। जब H2SO4 में से पास किया तो वो H2S2O7 मतलब ओलियम में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, तो एक प्रोसेस इंडस्ट्रियल सेटअप किस तरह से किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप किस तरह से होता है, बस उसकी बातचीत उन्होंने करी। ठीक है, बस ये रिएक्शन है बेटा, SO3 और H2SO4, जैसे मैंने बताया ना आपको, SO3 और H2SO4 रिएक्ट करके जो H2S2O7 बनाते हैं, हम लोग बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड ऑब्टेन बाय कांटेक्ट प्रोसेस इज 96 से लेके 98% प्योर जितना सल्फ्यूरिक एसिड हम लोग बना सकते हैं बेटा। ठीक है, अब उसकी अगर प्रॉपर्टीज की बात करें तो प्रॉपर्टीज में याद करनी पड़ेगी आपको, कलरलेस है, डेंस है, ऑयली लिक्विड है, डेंसिटी स्पेसिफिक ग्रेविटी इतना होता है, फ्रीजेस एट दिस टेम्परेचर, बॉइल्स एट दिस टेम्परेचर, पानी में जब डिसॉल्व करते हैं तो लार्ज क्वांटिटी ऑफ हीट रिलीज होती है। इतना तो हम लोग को पता ही है बेटा कि H2SO4 हमने लैब में भी डाइल्यूट किया हुआ है। जब डाइल्यूट करते थे तो मैंने आपको एक बार बताया भी था कि बीकर कितना गर्म हो जाता है, तो लार्ज क्वांटिटी ऑफ हीट इवॉल्व होती है। ठीक है, इसलिए हम लोग को बहुत केयर करनी पड़ती है वाइल प्रिपेयरिंग सल्फ्यूरिक एसिड।
ठीक है, क्योंकि वो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। अगर आपने देखा होगा मोहम्मद सर को डाइल्यूट H2SO4 बनाते हुए, तो वो क्या कर रहे थे, स्मॉल स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड को स्लोली स्टरिंग के साथ में ऐड करते थे। तो इस तरह से आपको करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा पानी है, बॉटल भर के कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल दो, है ना। तो इतनी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है कि जो मिला रहा है उसके ऊपर ही पूरा एसिड उड़ जाएगा। ठीक है, और एसिड उड़ने के बाद जिंदगी खराब हो जाएगी, वो तो आपको आइडिया है ही है। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है तो वो भी एक बार देखते हुए चलो। H2SO4 का पहला क्या है, लो वोलेटिलिटी, मतलब एटमॉस्फेयर में वो बहुत जल्दी उड़ नहीं जाता। कैसा कैरेक्टर है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर, ये सबको पता ही था। स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है इसकी पानी के लिए, इसलिए हम लोग इसको डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज करे हुए हैं बेटा। अगर आपको याद हो, तो जब हम लोगों ने ईथर का प्रिपरेशन किया था, तो हम लोगों ने अल्कोहल का डिहाइड्रेशन किया था। और डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में जो हम लोगों ने रिएजेंट यूज किया हुआ होता है, दैट इज नथिंग बट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड कई तरह से बिहेव कर सकता है केमिकली, तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड भी है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, और डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है। इस तरह से वो काम करता है। ठीक है, H2SO4 की पानी के साथ में इक्विलिब्रियम रिएक्शन लिखें, तो क्योंकि H2SO4 H प्लस आयन डोनर है, तो ये H2O H प्लस आयन लेने के बाद अपने आप को H3O प्लस में कन्वर्ट कर देता है, और HSO4 माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। HSO4 माइनस एक और H2O के साथ में रिएक्ट कर सकता है, अपना एक और H वो डोनेट करेगा H2O को, तो H3O प्लस बन जाएगा, और फाइनली वो कन्वर्ट हो जाएगा सल्फेट में। इसका मतलब जो H2SO4 है वो कौन सा एसिड है, तो वो डाई बेसिक एसिड है। कितने रिप्लेसेबल H प्लस आयन उसके पास होते हैं, तो दो रिप्लेसेबल आयन उसके पास में होते हैं। ठीक है, Ka जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू बहुत लार्ज होना, इसका मतलब जो H2SO4 है वो कैसा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्योंकि जो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में बहुत ज्यादा जाती है ना, उसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट का वैल्यू होता है वो बहुत लार्ज होता है बेटा। तो इसका मतलब Ka की वैल्यू जितनी ज्यादा, H2SO4 उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ये आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, काफी सारे H2SO4 किसी के साथ में भी रिएक्ट करके क्या बना सकता है बेटा, हम लोग बोलते हैं सल्फेट्स बना सकता है नॉर्मल, जैसे सोडियम सल्फेट, है ना। जैसे अगर मेटल के साथ में रिएक्शन कराओगे H2SO4 की, हम लोग बोलेंगे मेटल का सल्फेट बन जाएगा। ठीक है, कॉपर का सल्फेट, इस तरह से हाइड्रोजन सल्फेट भी बनते हैं, तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट भी बना सकता है। ठीक है, तो ये सब आपको पता होने चाहिए। प्रॉपर्टीज, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर ली। ठीक है, मैं यही बता रहा था, देखो कि मेटल का हैलाइड है अपने पास में, H2SO4 के साथ में रिएक्शन होगी तो मेटल का सल्फेट बन जाएगा। ठीक है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह भी काम करते हैं, मैंने आपको बताया अभी, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, जैसे अगर आपके पास में सुक्रोस है, C12H22O11, तो अगर उसकी H2SO4 के साथ में रिएक्शन कराओगे ना, तो वो पूरा का पूरा उसको ब्लैक कर देगा। आपने कभी ना कभी ये रिएक्शन देखी भी होगी, है ना, यूट्यूब वगैरह पे ऐसा करते हैं कि एसिड लेते हैं और उसके अंदर छोटा सा पोटैटो डाल देते हैं, तो धीरे धीरे कर काला हो जाता है उसके अंदर। पता है, कभी देखी रिएक्शन ऐसी कोई? नहीं सर। नहीं देखी? तो इतना इमेजिन तो कर सकते हो, एक आलू ले लो, आलू, यस सर। और एक एसिड से भरे बीकर में उसको डाल दो, तो 5 मिनट में क्या, 2-3 मिनट के अंदर वो पूरा जो आलू रहेगा वो काला हो जाता है, पूरा ब्लैक। ठीक है, वो कैसे ब्लैक होता है, तो कुछ नहीं होता, H2SO4 के साथ में जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो H2O अपना रिलीज कर देता है, और वो अपने आप को सिर्फ और सिर्फ कार्बन में कन्वर्ट कर लेता है, कार्बन ब्लैक। ठीक है, यस सर। डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह भी वो काम करता है, देखो H2SO4 रिलीज कर रहा है। ठीक है, और कुछ रिएक्शन लिखी हुई है इसके अंदर, जैसे हम लोगों ने नाइट्रिक एसिड जब पढ़ा था, तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि मेटल और नॉन मेटल के साथ में किस तरह से रिएक्शन होती है, याद है बेटा? N2O, NO, NO2, यस ये सर। सब गैस की प्रिपरेशन मैंने आपको सिखाई थी।
और मैंने आपको ग्रीन में इंपॉर्टेंट लिख के दिया था, और मैंने बोला था कि ये वाले क्वेश्चंस एग्जाम में, बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछे गए हैं बेटा। ठीक है, तो इसी तरह से H2SO4 की रिएक्शन मेटल के साथ में और नॉन मेटल के साथ में होती है तो क्या बनता है। मेटल के साथ में तो अभी मैंने बताया कि मेटल का क्या बन जाएगा, सल्फेट। पानी तो सब में कॉमन है बेटा, और सल्फर अगर है तो सल्फर डाइऑक्साइड तो बननी ही बननी है। ठीक है, यहाँ पे सल्फर है, यहाँ पे बाहर भी सल्फर है, तो सल्फर डाइऑक्साइड। अब यहाँ पर अगर कार्बन के साथ में रिएक्शन करवाते हो तो सल्फर डाइऑक्साइड के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रिपरेशन होता है। ठीक है, और ये फिर से इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना बेटा। ठीक है, ओके सर। तो मेटल की रिएक्शन अगर H2SO4 के साथ में होगी तो मेटल का सल्फेट तो बनेगा, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर तो बननी बननी है। और अगर सल्फर की ही रिएक्शन है ना, सल्फर एक ही होना चाहिए बेटा इसके अंदर, दो दो लिख, तीन तीन लिख दिया है। ठीक है, सल्फर की रिएक्शन H2SO4 के साथ में होगी तो बस सल्फर डाइऑक्साइड और H2। और कार्बन की रिएक्शन H2SO4 के साथ में होगी तो सल्फर डाइऑक्साइड तो बनना ही बनना है, कार्बन का भी डाइऑक्साइड बनेगा, और साथ में वाटर तो रिलीज होता ही होता है। ठीक है, अब सल्फ्यूरिक एसिड के यूजेस दे दिए हैं, आप दो यूजेस कम से कम याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल है। ठीक है, देखो इसमें क्या लिखा हुआ, मस्त स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि नेशंस इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ कैन बी जज्ड बाय द क्वांटिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इट प्रोड्यूसेस एंड कंज्यूम्स। बोलो, किसी भी नेशन की इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ की जानकारी निकालनी हो तो ये पता करना चाहिए कि सल्फ्यूरिक एसिड का वो उत्पादन कितना करते हैं और उसको कंज्यूम कितना करते हैं। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट केमिकल होता है ये। ठीक है, क्या क्या बनाने की काम आता है, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पेट्रोलियम रिफाइनिंग, ठीक है, पेंट्स, डाई स्टफ्स, डिटर्जेंट, मेटलर्जिकल एप्लीकेशन, स्टोरेज, बैटरीज वगैरह, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, लेबोरेटरी रिएजेंट्स। ठीक है, ये सब के सब इसके यूजेस हैं, बहुत सारे यूजेस हैं, इतने यूज तो हम, दो चार यूज तो हम लोग खुद से ही लिख सकते हैं बेटा। इंडस्ट्रियल केमिकल है ना, मेटलर्जी में यूज होता है। हम लोगों ने जब याद, अगर आपको याद हो तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लेड स्टोरेज बैटरी करके पढ़ा था। ठीक है, तो उसके अंदर वो डब्बे के अंदर हम लोगों ने 38% एक्वेस H2SO4 को प्लेस किया था, अगर आपको याद हो तो, है ना, तो H2SO4 वहां पर भी यूज होता ही है। तो दो तीन यूज तो हम लोग इसके ऑटोमेटिकली लिख ही सकते हैं बेटा। ठीक है, देखो, तो हम लोग का यहाँ पे ग्रुप नंबर 16 कंप्लीट होता है बेटा, ग्रुप नंबर 16। ग्रुप नंबर 15 हम कंप्लीट कर चुके हैं बेटा, ग्रुप नंबर 16 पे हम आ गए, 16 भी कंप्लीट कर चुके हैं, और ग्रुप नंबर 17, 17 का मतलब हेलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन, इनको ही हम लोग कलेक्टिवली ग्रुप नंबर 17 बोलते हैं, और इन्हीं को हम लोग हेलोजेंस बोलते हैं। हेलो और जेंस सॉल्ट फॉर्मिंग को यूज करते हैं, सॉल्ट प्रोड्यूसर, है ना। अब जितने भी सॉल्ट देखो बेटा, NaCl, MgCl2, AgBr, AgI, मेटल का कॉम्बिनेशन किसके साथ में होता है बेटा, हेलोजन के साथ में। ये हेलोजन्स जो होते हैं वो सॉल्ट फॉर्मिंग होने की वजह से, इसीलिए इनका नाम हेलोजन्स बोला जाता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटाइन। हेलोजेंस आर हाईली रिएक्टिव नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स, ये भी हमको पता है कि पूरे सारे के सारे हेलोजन नॉन मेटल्स होते हैं, और वो भी हाईली रिएक्टिव। ठीक है, लाइक ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17 शो ग्रेट सिमिलैरिटी अमॉन्ग्स देमसेल्फ। ठीक है, आपस में बहुत सिमिलैरिटी, मतलब फ्लोरीन जिस तरह से बिहेव करता है उसी तरह से क्लोरीन, उसी तरह से ब्रोमीन, और उसी तरह से आयोडीन। ठीक है, ग्रुप नंबर 1 जैसे सारे अल्कली मेटल्स, ग्रुप नंबर 2 सारे अल्कलाइन अर्थ मेटल, ग्रुप नंबर 17 सारे हेलोजेंस, ये आपस में है ना बहुत सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है, और एस्टाटीन जो इसके अंदर होता है वो कैसा होता है बेटा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। ठीक है, अब इनके ऑकरेंस की बात करें तो कुछ कुछ अंडरलाइन कर लो बेटा, हम लोगों ने ये सब चीजें मेटलर्जी में पढ़ी हुई है। ठीक है, फ्लोरस्पार, CaF2, फ्लोरीन का बता रहे हैं। क्रायोलाइट अगर आपको याद हो तो बेटा, क्रायोलाइट पढ़ा था हमने,
कहाँ पढ़ा है क्रायोलाइट? याद है किसी को क्रायोलाइट कहाँ पढ़ा है? ये वर्ड सुना है कि नहीं? सुना है हाँ सर। सर, सुना हाँ है सर, सर, सुना है। लास्ट ईयर था सर। लास्ट ईयर नहीं था बेटा, यही साल में हमने मेटलर्जी चैप्टर जब पढ़ा था। हाँ 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 मेटलर्जी सर। में एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिना फ्रॉम बॉक्साइट करके जब टॉपिक पढ़ा था, मतलब है ना, मतलब मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम पढ़ रहे थे हम लोग। तो उसका जो इलेक्ट्रोलिसिस करवाया था हमने, तो हमने बोला था कि ये जो Al2O3 है ना, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत हाई होता है और उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत कम होती है। तो इसीलिए हम लोग Al2O3 को क्रायोलाइट के साथ में मिला के कंटेनर में लेते थे एल्यूमिनियम की मेटलर्जी में। ठीक है, वहां पे भी रीजन बताया था कि Na3Al का यूज क्या होता है, तो यहाँ पर वापस बता दिया। फ्लोर एपेटाइट, ठीक है, एपेटाइट फैमिली मैंने आपको बताया ही था कि पहले फॉस्फेट होता है बाद में हैलाइड होता है। ठीक है, तो ये एक याद रखो, बाकी तो सब आपको पता है कि सी वाटर के अंदर 2.5% जैसा मास में NaCl होता है, ये सब तो आपको पता है। ठीक है, बाकी सब यूजेस एक बार देख लेना, और तो कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है सी वाटर कंटेन्स क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स, आयोडाइड्स ऑफ सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, but is mainly sodium chloride solution 2.5% by mass। ठीक है, सोडियम क्लोराइड एंड कार्नालाइट, ये क्या याद रख सकते हो तो याद रखो, बाई चांस पूछ ले तो। ठीक है, तो बस इतना ऑकरेंस में याद रखो, बाकी ये सब प्रॉपर्टीज अभी हम डिस्कस कर ही रहे हैं। ठीक है, बस वही सेम प्रोसेस बेटा, जैसे ग्रुप नंबर 15 कंप्लीट किया, ग्रुप नंबर 16 कंप्लीट किया, वैसे ही ग्रुप नंबर 17 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलो पढ़ के बताओ कि ये पढ़ लोगे खुद से, फटाफट बोलो, समझ में आ रहा है क्या? सर। ग्रुप यस। नंबर 15 के लिए था NH2NP3, 16 के लिए था NH2NP4, तो 17 के लिए क्या होगा? NH2NP5। ठीक है, एटॉमिक और आयोनिक रेडियाई की अगर बात करें, तो अगर पीरियड वाइज बात करें बेटा, पीरियड वाइज, तो ग्रुप नंबर 17 के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी साइज बाकी के पीरियड के मेंबर से कम होती है, क्योंकि हमने इतना पीरियोडिसिटी पढ़ा है कि लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीजेस, पढ़ा है ना, लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीजेस और टॉप टू बॉटम साइज यस इंक्रीज। सर। तो लेफ्ट टू राइट मतलब अब जैसे जैसे आप राइट की तरफ जाओगे वैसे वैसे साइज कम होती चली जाएगी, और हेलोजेंस प्रेजेंट ही राइट साइड पे होते हैं। तो अपने पीरियड के सबसे छोटे एलिमेंट्स कौन से होते हैं? हेलोजेंस। और अगर हम लोग बात करें टॉप टू बॉटम, तो नंबर ऑफ शेल्स के बढ़ने के वजह से जो साइज होती है वो कंटिन्यूअसली क्या होती जाती है बेटा? इंक्रीज। ठीक है, हमको ये भी पता है बेटा कि टॉप टू बॉटम अगर साइज इंक्रीज होगी तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होने वाली है बेटा? डिक्रीज होने वाली है। ठीक है, तो इसलिए इनकी कैसी होती है बेटा? पहली बात तो साइज कम होने की वजह से इनकी हाई वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है। ठीक है, जो जितना छोटा होगा ना उसके इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से उतने ही ज्यादा जुड़े हुए रहेंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितने ज्यादा जुड़े हुए हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए हमें उतनी ही ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है कम साइज वाले का हमेशा क्या होता है बेटा? ज्यादा होता है। पर हमें पता है कि साइज अगर बढ़ती है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, है ना। यही सब चीजें पढ़ी हुई है बेटा अभी हम लोगों ने, तो ये सबको ऊपर टिक मार्क नहीं कर रहा हूं मैं, ये सब इसको इतना से अंडरलाइन करके रखो कि ये सब इंपॉर्टेंट है, एक बार हमेशा रीड कर लिया करना इसको। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और उसके बाद में है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हम लोग बोलते हैं कि हमारे जो हेलोजेंस हैं उनकी क्या होनी चाहिए? बहुत ज्यादा होनी चाहिए, है ना। क्यों? क्योंकि क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, वो हमेशा ही इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहता है? लेना चाहता है। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन लेगा तो लेने के बाद कैसा बनेगा? स्टेबल। और अगर वो स्टेबल बन रहा है तो वो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, और जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसी को तो हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं।
तो जिसकी इलेक्ट्रॉन लेने की एफिनिटी ज्यादा होती है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी क्या होती है, ज्यादा होती है बेटा। तो हेलोजन्स की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है। और मैंने आपको लास्ट टाइम पे डिस्कस करवाया भी था ये चीज को ऑक्सीजन और सल्फर के लिए। अब मैं वापस आपसे बात कर रहा हूँ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन के लिए। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, टॉप टू बॉटम साइज क्या होती है, इंक्रीज। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, डिक्रीज। इतना ट्रेंड तो हमको पता है, ठीक है। इसका मतलब फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन से ज्यादा होनी चाहिए, क्लोरीन की ब्रोमीन से ज्यादा होनी चाहिए, और ब्रोमीन की आयोडीन से ज्यादा होनी चाहिए। बोलो मानते हो ये बात को? यस सर। है ना। टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज, तो सबसे ऊपर वाले की सबसे ज्यादा होगी ना। तो फ्लोरीन की ज्यादा होनी चाहिए क्लोरीन की, जबकि क्या होता है, क्लोरीन की फ्लोरीन से ज्यादा होती है अनएक्सपेक्टेडली। क्लोरीन की फ्लोरीन से क्यों ज्यादा होती है, ये मैंने लास्ट टाइम पे आपसे डिस्कस किया था, एक और बार डिस्कस कर लेता हूं। ये इनका फेवरेट क्वेश्चन है बेटा, पूछते ही हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो क्लोरीन की है वो फ्लोरीन से ज्यादा क्यों होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की अगर मैं बात करूं तो, ठीक है। तो देखो क्या रीजन बताया था कि न्यूक्लियस के बाहर शेल नंबर 1, शेल नंबर 2 और शेल नंबर 3, ये क्लोरीन का केस है। और फ्लोरीन के केस में क्या होता है बेटा, न्यूक्लियस, शेल नंबर 1 और शेल नंबर 2। मैंने लास्ट टाइम पे आपको बताया था कि क्लोरीन के पास में 7 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी होते हैं, फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी होते हैं, लेकिन ये थर्ड ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं, ये सेकंड ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं, सेकंड शेल में प्रेजेंट होते हैं। थर्ड शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी 18 इलेक्ट्रॉन की होती है, जबकि सेकंड शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन की होती है। मैंने एग्जांपल दे के बताया था कि 18 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी में 7 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी प्रेजेंट है और 1 इलेक्ट्रॉन आना चाहता है। और फ्लोरीन के केस में 8 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है, 7 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी प्रेजेंट है और 1 इलेक्ट्रॉन आना चाहता है। तो बताओ इजीली कहां पर आ पाएगा, तो आप बोलोगे सर क्लोरीन में आ क्लोरीन पाएगा। में सर। क्यों क्लोरीन में आ पाएगा, क्योंकि सर कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, 18 इलेक्ट्रॉन की है और 7 ही इलेक्ट्रॉन है। तो जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो कम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन महसूस करेगा। इसके वजह से हम लोग बोलते हैं कि जो पीरियड नंबर 3 के एलिमेंट्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पीरियड नंबर 2 से ज्यादा होती है। इसी के वजह से मैंने लास्ट टाइम पे जब ग्रुप 16 पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि सल्फर की ऑक्सीजन से ज्यादा होती है, तो क्लोरीन की फ्लोरीन से भी ज्यादा होती है। इनफैक्ट मैंने आपको पहले ये भी बताया था कि जो क्लोरीन है उसकी सबसे हाईएस्ट वैल्यू होती है पूरे पीरियोडिक टेबल में, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है इसका। बताया था नहीं बताया था, ये सब चीजें बताया था ना। तो बस यही चीजें रिपीट होती है बेटा, बस खाली यही है ग्रुप चेंज हो गया, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने ग्रुप नंबर 15 के अंदर एनामोलस प्रॉपर्टी किसकी पढ़ी थी, नाइट्रोजन की। तो ग्रुप 16 में किसकी पढ़ेंगे, ऑक्सीजन की। थे दोनों सेम, बातचीत तो सेम ही करी थी, बस एलिमेंट को बदल के बात कर ली थी। फिर ग्रुप नंबर, अब अगर मैं आपसे बोलूं कि ग्रुप नंबर 17 में किसकी पढ़ेंगे एनामोलस प्रॉपर्टी, तो फ्लोरीन की पढ़ेंगे, जो पहला मेंबर होता है उसी की तो पढ़ते हैं। और क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि फ्लोरीन की साइज छोटी है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, फिर उसके बाद में एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। बस वही चीज वहां पर भी बोली थी, अब फ्लोरीन के लिए बोलना है और कुछ नहीं, है ना। तो देख लो यहाँ पर कि फ्लोरीन यहाँ पे सब लिखा हुआ है ना। फ्लोरीन की यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है कि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस एज कंपेयर टू क्लोरीन, मतलब क्लोरीन की ज्यादा है एज कंपेयर टू फ्लोरीन। और बस उसकी इनकमिंग इलेक्ट्रॉन का सबका पूरा रिपल्शन, ये सब जो मैंने आपको समझाया है ना, बस वही यहाँ पे पॉइंट वाइज लिखा हुआ है बेटा, ठीक है। फिर फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, तो ये सब हमको पता ही है बेटा। और टॉप टू बॉटम क्योंकि साइज इंक्रीज होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटा, डिक्रीज होनी चाहिए, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज वन बाय वन करके टिक मार्क कर लो कि फ्लोरीन क्लोरीन गैस होते हैं, ब्रोमीन लिक्विड होता है, आयोडीन सॉलिड होता है, ठीक है।
मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट स्टेडीली इंक्रीज विद एटॉमिक नंबर। ऑल हेलोजन, सारे हेलोजन कैसे होते हैं? कलर्ड होते हैं। अगर आपको याद हो तो, है ना, फ्लोरीन का कलर दिया हुआ है, Cl2 का कलर दिया हुआ है, ब्रोमीन का कलर दिया हुआ है, आयोडीन का कलर दिया हुआ है। ये कलर क्यों शो करते हैं बेटा? क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक्साइट होते हैं, और डी एक्साइट होने के वक्त जो एनर्जी रिलीज करते हैं, जो फोटोन होते हैं, उसकी जो वेवलेंथ होती है बेटा, वो 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर की रेंज में होती है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि वो विजिबल लाइट में हम लोगों को दिखाई देते हैं। पानी में इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं, जैसे क्लोरोफॉर्म, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड, जैसे कार्बन डाइसल्फाइड और इस तरह के। ठीक है बेटा, तो ये बात समझ में आती है। तो ये सब देख लेना, एक्साइटेशन वगैरह की जो मैंने बात करी, एब्जॉर्बिंग लाइट की जो बात करी मैंने, तो वो सब कुछ एक साथ में लिखा हुआ है। बस एक बार फिजिकल प्रॉपर्टी को रीड कर लेना आप लोग। कलर वगैरह के ऊपर डायरेक्ट आपको एंट्रेंस में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बाकी तो यस सर। पी ब्लॉक एलिमेंट में हम लोग अगर बात करें तो बोर्ड लेवल पर तो पूरे के पूरे फिजिकल प्रॉपर्टीज को उड़ा दिया है। इसका मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज तो किसी की रखी ही नहीं है, कि हमको फिजिकल प्रॉपर्टीज को मतलब ही नहीं है इस तरह से। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज तो हमारे सिलेबस में है नहीं एज सच बोर्ड के। लेकिन ये सब जो कलर वगैरह के ऊपर क्वेश्चन है ना, वो आपके एंट्रेंस में पूछ सकता है कि इसमें से कौन सी गैस जो होती है वो ग्रीनिश येलो कलर की होती है, कौन सी येलो, कौन सी रेड, कौन सी वायलेट। ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। ठीक है, तो ये सब आप जरा एक बार देख लेना। अभी जरा एक 2 मिनट रुको, हाँ। ठीक है, चलो इतना देखा।
अब है ना इसके अंदर एक और खास बात है कि जो फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन, उसकी एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन स्मॉलर होती है एज कंपेयर टू Cl2। समझ में आया क्वेश्चन क्या है? F2 है ना, F2, F और F के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है, इसकी कौन सी एंथैल्पी? एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन। मतलब F और F के बीच में बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी दी जाती है वो कैसी है? स्मॉलर एज कंपेयर टू Cl और Cl। अच्छा, एक्सपेक्टेड क्या था पहले? ये सोचो जरा, एक्सपेक्टेशन क्या थी? बोलो, कुछ बोलो। क्या पता है आप लोग को? डिसोसिएशन से लेके एंथैल्पी के बारे में क्या पता है आपको? अगर मैं आपसे सिर्फ कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है, आप ये सोचो कि फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड बना है और क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड बना है, तो आपको क्या लगता है कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग होना चाहिए? बोलो बेटा, सोचो फटाफट, चलो आलिया बोल। सर फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में। स्ट्रांग बनना चाहिए कि नहीं? हाँ सर, क्योंकि साइज बहुत छोटी है तो हाँ, साइज बहुत बहुत। छोटी है, तो इनके बीच में जो ओवरलैपिंग है ना वो स्ट्रांग होना चाहिए, और जो बॉन्ड है वो हाँ स्ट्रांग होना सर। चाहिए। तो उसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी खर्च होनी चाहिए वो ज्यादा होनी चाहिए कि नहीं? यस सर। एफ वाला जो बॉन्ड है उसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, क्योंकि यस। जिसके अंदर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होता है वो बॉन्ड स्ट्रांग बनता है, और उसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो ज्यादा चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर ऐसा बोल रहा है कि एफ और एफ की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो Cl और Cl से कम है। तो ऐसा क्यों? रीजन तो दिया ही होगा उन्होंने, पीछे दिया होगा, लेकिन अब यहाँ पर सोचो जरा, आप लोग सोचो, क्यों कम है, क्यों कम हो सकती है ना? क्योंकि देखो, किसी ना किसी की कम या किसी ना किसी की ज्यादा तो होती ही है। अब अगर हम पढ़ रहे हैं उसको, इसका मतलब वो एक्सेप्शन है, तो एक्सेप्शन का रीजन होता है। क्या लगता है क्यों एफ और एफ के बीच का बॉन्ड जल्दी टूट जाता है एज कंपेयर टू Cl Cl? जबकि हमारे कंसेप्ट के हिसाब से तो एफ और एफ के बीच में ओवरलैपिंग स्ट्रांग होने की वजह से वो तो बॉन्ड स्ट्रांग बनना चाहिए, उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए होनी चाहिए टूटने के लिए। लेकिन यहाँ पे उल्टा क्यों है? कुछ सोच सकते हो बेटा? दिया तो होगा पीछे रीजन, लेकिन अभी मैं चाहता हूं कि अब यहीं पे सोचे हम। बोलो, क्या लगता है? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बेटा। ये फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड तो बना है, लेकिन एक फ्लोरीन के ऊपर तीन तीन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। बोलो, अब है फ्लोरीन की साइज भी छोटी और यस वो सर। आपस में बॉन्ड बना के रखे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन का इस इलेक्ट्रॉन के साथ में रिपल्शन बहुत ज्यादा होता है। क्लोरीन के पास भी तीन तीन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन साइज भी तो बड़ी है, तो कंपैरेटिवली ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के दूर रहते हैं। लेकिन फ्लोरीन में ये दो इलेक्ट्रॉन बहुत पास होने की वजह से इनके बीच में रिपल्शन बहुत ज्यादा होता है। इसका मतलब ये बॉन्ड चाहता ही है कि मैं टूट जाऊं जल्दी से। तो इसका जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो क्या होना चाहिए बेटा? कम होना चाहिए एज कंपेयर टू Cl2। ठीक है, तो यहाँ पर ये रीजन आप लोग याद रखिए बेटा, पीछे लिखा ही होगा वैसे। लाल रिलेटिवली क्या? रिलेटिवली large electron electron repulsion amongst the lone pair of electron in fluorine molecule where they are much closer to each other than in case of Cl2। ठीक है, और बाकी तो नॉर्मल ट्रेंड है ना, बाकी तो नॉर्मल ट्रेंड होता ही था। जो कम साइज वाले थे उनकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो तो ज्यादा होनी ही चाहिए थी, तो हम तो यही मान रहे थे ना कि एफ एफ की सबसे ज्यादा होनी चाहिए, उससे कम Cl Cl, उससे कम Br Br और उससे कम आई। लेकिन जो Cl Cl वाला है ना, वो उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी एफ एफ से ज्यादा हो गई, मतलब एफ एफ की कम हो गई। और क्यों कम हुई, बस वही रीजन यहाँ पर लिखा हुआ है, एज इट इज आपको लिखना है बेटा, इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया आपको? यस सर। अब अगर बात करें हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज की,
तो हेलोजन के क्या क्या ऑक्सीडेशन स्टेट आ सकते हैं? -1 आ सकता है कि नहीं, क्योंकि उसके यस। पास 7 इलेक्ट्रॉन तो होते ही है, एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज तो आना ही आना है। ठीक है, और अब जब यहां पर देखें तो देखो नॉर्मली NH2 और NP5 होता है, ये NH2 और NP5 अगर एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो इसका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है। अगर एक्साइटेड स्टेट में ये इलेक्ट्रॉन उड़ के यहां चले जाए तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो +3 हो सकता है। एक और इलेक्ट्रॉन उड़ के अगर यहां चला जाए तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन +5 हो सकता है। और ये वाला इलेक्ट्रॉन भी उड़ के अगर यहां चला जाए तो 7, कितने हो गए, एक यहाँ पे ज्यादा कर दिया इन्होंने, ये एक कम होना चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो 7 हो गया। तो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट भी हो सकता है, 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, समझ में यस आता है? तो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ में +1, +3, +5 और +7। अब याद ये रखना है कि -1 तो नॉर्मल है। सर हेलोजन प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करेंगे? अगर उनके सामने उनसे भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आ जाए, जैसे ऑक्सीजन। ठीक है, फ्लोरीन इज एन एक्सेप्शन, ठीक है ना, फ्लोरीन तो हमेशा ही -1 शो करेगा ऑक्सीडेशन स्टेट। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 के अलावा और कुछ आता ही नहीं। ठीक है, जैसे मैं अगर आपसे बताऊं कि ClF3, अगर ये मॉलिक्यूल है ClF3, तो फ्लोरीन तो बोला कि मैं तो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट रखूंगा अपने ऊपर, क्योंकि फ्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पूरे पीरियोडिक टेबल में कोई है ही नहीं। बात समझ में आ रही है? तो फ्लोरीन यस ही सर। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो वो कभी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट तो शो कर ही नहीं सकता ना। तो फ्लोरीन तो बोला कि मैं तो -1 ही शो करूंगा। ऐसे 3 फ्लोरीन है तो कितने हो गए? यस सर। -3। एक फ्लोरीन का -1 तो 3 फ्लोरीन के -3, तो Cl के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा बेटा? +3। तो इसका यस। मतलब हेलोजन्स प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट तो कब शो करते हैं? जब वो किससे जुड़े हुए हो, और उनसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से, तब जाके वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकते हैं। और उनके जो ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं वो -1, फिर उसके आगे +1, +3, +5 और +7, इतने ऑक्सीडेशन स्टेट वो शो कर सकते हैं। जैसे मैं अगर आपको एक और एग्जांपल दूं, BrF5, फ्लोरीन तो बोला मेरे ऊपर -1, तो 5 फ्लोरीन के ऊपर कितना हो गया? -5। एक -5। फ्लोरीन के यस। ऊपर -1 तो 5 फ्लोरीन के ऊपर -5, तो एक Br के ऊपर कितना हो जाएगा? +5। अरे समझ में आ रहा है क्या? यस सर। अगर मैं बात करूं यस। IF7 की, IF7, तो एक फ्लोरीन बोला मेरे ऊपर -1, तो 7 फ्लोरीन के ऊपर -7, यस तो सर। आयोडीन के ऊपर कितना आएगा बेटा? +7। +7। ठीक है, यस सर। तो इस तरह से अगर वो फ्लोरीन से मतलब इंटर हेलोजन कंपाउंड्स बनाते हैं तो उनका ऑक्सीडेशन स्टेट इस तरह से आ सकता है बेटा। ठीक है, तो बस ये ऑक्सीडेशन स्टेट की बातचीत ही करी है उन्होंने। फ्लोरीन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो हमेशा -1 ही शो करेगा। तो वो ये सब ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में ही ये पूरा का पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है बेटा। ठीक है, तो एक बार आप लोग ये रीड करना। ठीक है, जैसे यस। मैंने आपको बताया, देखो एनामोलस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन पढ़े, एनामोलस प्रॉपर्टीज ऑफ हमने ऑक्सीजन पढ़ी। इस तरह से हम लोग ये ग्रुप नंबर 17 को आगे ले जाएंगे, एनामोलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन से भी। ठीक है, और ये फ्लोरीन का जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर होता है ना, उसके बारे में ये सारे रिएक्शंस लिखे हुए हैं, तो वो भी एक बार याद देखते हैं। ठीक है, जैसे देखो F2 है बेटा, F2, F2। अब मैंने आपको बताया बेटा फ्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज ही आएगा। इसमें F का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना था?
0। यस सर। और इसमें F का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया? -1। यस सर। तो 0 से -1 का मतलब रिडक्शन होता है कि नहीं? यस सर। इसका मतलब फ्लोरीन हमेशा क्या होगा? रिड्यूस्ड। तो दूसरों को क्या करेगा वो? ऑक्सीडाइज। राइस। यस सर। तो उसका नेचर कैसा हुआ? ऑक्सीडाइजिंग। ऑक्सीडाइजिंग नेचर। और देखो तो ऑक्सीडाइज हुआ है क्या? X-1 है और वो X2 में कन्वर्ट हुआ, इसका मतलब -1 से 0 में गया। और -1 से 0 में जाना, इसका मतलब ऑक्सीडेशन ही तो होता है। यस सर। ठीक है। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वाले को ऑक्सीडाइज कर सकता है। जैसे अगर Cl2 है तो वो सिर्फ और सिर्फ ब्रोमीन और आयोडीन को कर सकता है। जो फ्लोरीन है वो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये तीनों को ऑक्सीडाइज कर सकता है। समझ में आ रहा है? फ्लोरीन तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो वो बोलेगा मैं तो रिड्यूस ही होऊंगा, इसका मतलब तुम तीनों को मैं ऑक्सीडाइज करूंगा। क्लोरीन बोला कि मैं फ्लोरीन से तो कम लेकिन ब्रोमीन और आयोडीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हूं, तो मैं ब्रोमीन और आयोडीन को तो ऑक्सीडाइज ही करूंगा। यस सर। और ब्रोमीन क्या बोला? मैं फ्लोरीन और क्लोरीन को ऑक्सीडाइज तो नहीं कर सकता लेकिन मैं आयोडीन को जरूर कर सकता हूं। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो अपने से कम वाले को ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो फ्लोरीन ऑक्सीडाइज कर सकता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को। क्लोरीन ऑक्सीडाइज कर सकता है ब्रोमीन और आयोडीन को। और ब्रोमीन ऑक्सीडाइज कर सकता है सिर्फ और सिर्फ आयोडीन को। और आयोडीन तो इन तीनों का सिर्फ मुंह ही देख सकता है, वो किसी को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। यस सर। बोलो, इतना समझ में आता है? तो यहां तक हम लोगों ने पूरा का पूरा, देखो यहाँ पे जो समझाया हुआ है वो यही सब समझाया हुआ है। तो ये जो मैंने आपको समझा दिया, अब ये वाले पेज से हम लोग नेक्स्ट क्लास में चालू करेंगे बेटा। ठीक है। ये ओके। फ्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एनामोलस प्रॉपर्टीज है, ये सब पढ़ेंगे। देखो वही सेम ट्रेंड है। हमको क्या पढ़ना है अब? रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन पढ़ा था यस कि नहीं? सर। फिर उसके बाद रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। यही सब चीजें पढ़ी थी ना ग्रुप नंबर 15 और 16 में भी। तो बस हम्म। यही चीजें हमको फिर से एक बार रिपीट करनी है ग्रुप नंबर 17 के अंदर भी। ठीक है। यस चलो सर। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। यस सर। ओके सर। सर। बाय सर। हाँ बाय बेटा। सर। 1 मिनट। हाँ बोलो बोलो। सर जितनी भी हाँ जितने भी क्या?